कंप्लीट जीएस में आपका स्वागत है। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियोस में गुप्त काल और उससे संबंधित एमसीक्यूज देख लिए थे, और आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुप्त काल के समाप्त होने के बाद कौन कौन से वंश और राजाओं ने राज किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुप्तोत्तर काल के ख़त्म होने के बाद कई वंशों ने राज करा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पुष्यभूति वंश था, और पुष्यभूति वंश के बाद राजपूतों ने राज करा, और उसके बाद भी कुछ बंगाल के वंश भी थे। तो वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं पुष्यभूति वंश की। तो पुष्यभूति ही इस वंश का संस्थापक था, और इसने थानेश्वर में इस वंश की स्थापना करी। थानेश्वर जो कि आज अम्बाला हरियाणा है। और प्रभाकर वर्धन इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा के संस्थापक थे। और प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, उनका नाम था यशोमती, जिनसे इन्हें दो पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति हुई। और पुत्र का नाम था राजवर्धन और हर्षवर्धन, और कन्या का नाम था राजश्री। इनमें राजवर्धन बड़ा पुत्र था, और इसकी ही मृत्यु के बाद हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा बनता है, या एक तरीके से राज सिंहासन पर आसीन होता है। तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन जो था वो प्रभाकर वर्धन का ही छोटा पुत्र था। और हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। और आप देख सकते हैं कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 15 वर्ष की आयु में ही 606 ईस्वी में ये राज सिंहासन पर आसीन हो गए, और थानेश्वर के राज सिंहासन पर आसीन हो गए। और जिस समय थानेश्वर के राज सिंहासन पर ये बैठे थे, उस समय राज्य की स्थिति काफ़ी संकटपूर्ण थी, क्योंकि बंगाल के गौड़ नरेश शशांक द्वारा उसके भाई का वध कर दिया गया था। और उसकी जो बहन थी वो राजश्री, वो अपने प्राण बचाने के लिए अज्ञातवास को चली गई थी। तो हर्षवर्धन ने फिर एक बौद्ध भिक्षुक दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला था। उसके बाद गौड़ नरेश शशांक ने फिर हर्षवर्धन के कन्नौज आगमन की सूचना से बिना युद्ध किए ही कन्नौज खाली कर दिया था। क्योंकि कन्नौज नरेश ग्रहवर्मा का कोई पुत्र नहीं था, अतः कन्नौज के मंत्रियों ने ही हर्ष से कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन हर्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को ही कन्नौज की शासिका बना दिया, और हर्ष ने स्वयं को फिर राजपुत्र कहा। और चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि हर्ष और राजश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे, और फिर उन्होंने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी, ताकि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता दे सके वो। इसके बाद हर्षवर्धन ने एक कामरूप शासक भास्कर वर्मा से संधि करके गौड़ शासक नशांक के विरुद्ध अपनी बड़ी सेना भेजकर उसको परास्त कर दिया था। और उसके बाद इसने फिर ध्रुवसेन तृतीय वल्लभी गुजरात का शासक था, इसने इसको पराजित हर्ष ने इसको पराजित किया, और उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया था। दक्षिण में इसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा तट के पीछे खदेड़ दिया था इसने। पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर शासन करता था, और उसकी राजधानी कर्नाटक में आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। हर्षवर्धन ने 40 वर्ष के लंबे शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़े, और उसके द्वारा जो अंतिम युद्ध था वो 643 ईस्वी में गंजाम में लड़ा। और हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसकी सीमाएं हिमाचल के पर्वतों तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, और पूर्व में गंजाम, और पश्चिम में वल्लभी तक थी। और इसके विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। बात करते हैं आगे हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन जो था वो शिव और सूर्य की उपासना के साथ साथ युद्ध की उपासना भी करता था, और आगे चलकर इसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। तो महायान यानी कि जैसा हमने बताया था कि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में टूट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो महायान वाले जो लोग होते थे वो बुद्ध को एक भगवान की तरह पूजते थे। तो ये महायान शाखा के साथ बौद्ध धर्म की ओर अधिक झुक गया था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में यात्रियों, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा सुविधा के लिए जगह जगह पर धर्मशालाएं, चिकित्सालय और कुओं का प्रबंध कर रखा था। और एक ये उच्च कोटि का कवि भी था। इसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की थी।
और इनके ही राज दरबार में बाणभट्ट थे जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना करी है। और सुभाषितवली के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान हेन सांग थे जिन्होंने सीयूकी की रचयिता करी है। इन दोनों को इन्होंने आश्रय प्रदान करा। और चीनी यात्री हेन सांग, जिनका नाम युआन चुआंग भी इनका था, तो ये हर्ष के शासनकाल में ही भारत आए। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे हर्ष के शासनकाल में आए थे ये, और ये 630 से 645 ईस्वी तक भारत में रुके। और ये नालंदा महाविहार यानी कि बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। इस अवधि में इन्होंने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत के प्रमुख नगरों, बौद्ध केंद्रों, स्तूपों और महाविहारों का इन्होंने भ्रमण किया। चीन लौटकर इन्होंने एक पाश्चात्य संसार के लेख यानी कि सीयूकी नामक पुस्तक में भारत के संदर्भ में अपना विवरण ने दिया, विस्तृत विवरण दिया। और उसके अनुसार उन्होंने अपनी बुक में हर्ष प्रजा के हित में शासन करता था, सरकारी अधिकारी जनता का शोषण नहीं करता था, हालांकि सड़कों पर डाकुओं द्वारा काफ़ी लूटपाट होती थी। ये सब उन्होंने अपनी उस सीयूकी नामक बुक में बताया। और समाज वर्ण तथा जाति के प्रथार के आधार पर संगठित था। और हेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। और अछूत लोग जो थे नगर के बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करने से पहले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे। हेन सांग के अनुसार अपराध और यानी कि निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। और इसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। और हेन सांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हम आगे बात करते हैं। जो हर्षवर्धन था, ये प्रयाग यानी आधुनिक मतलब प्रयागराज जिसका नाम है अब, कि वहाँ के संगम के पास ये प्रति 5 वर्षों में एक समारोह आयोजित करता था जिसमें वो खूब दान करता था। और महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक महासम्मेलन किया था। और इसी के बाद फिर हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। क्योंकि हर्षवर्धन था वो निसंतान था, अतः इसकी मृत्यु के बाद फिर पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। तो जो इसके बाद हर्ष की मृत्यु के बाद जो कन्नौज था, ये विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। इसको वही स्थान प्राप्त हुआ जो कि गुप्त युग में मगध का हुआ करता था। इसे महोदया या महोदयाश्री आदि नामों से भी बुलाया जाता था। और इसके पर आगे चल के कई राजपूत राज्यों ने भी अपना राज जमाना चाहा, तो जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। और इसके बाद जब हर्षवर्धन के बाद कई राजपूत राज भी हुए जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसका नाम है कंप्लीट चीयर्स। थैंक यू।